बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौकरी चले जाने के बाद सादिक साहब के तीनों बच्चों की ज़िंदगियां बदतरीन हो चुकी थीं। वो हमेशा गाड़ियों में सफ़र करने के आदी रहे थे, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते इनकी हालत बुरी हो जाती। इस रोज़ भी शदीद गर्मी में अहमद घर वापस आया तो इसकी सफ़ेद शर्ट पसीने से गीली हो रही थी। अरे सामने क्या लगा है? इसकी बीवी ने घबरा कर देखा। वहाँ पर सुर्ख रंग का निशान था। कहीं खून तो नहीं? या अल्लाह, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? अहमद की बीवी परेशान होकर उठ बैठी। अरे नहीं, चोट नहीं है, किसी जहल आदमी ने पान की पैक थूकी है। अहमद रुआंसा हो गया। इसकी बीवी ठंडी सांस लेकर बैठी। सामने देखा है आपने, अब्बा जान इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रोज़ाना सुबह ऑफिस जाते हैं और अब तो उन्होंने बावर्दी ड्राइवर भी रख लिया है। लगता है जो कारोबार शुरू किया है वो खूब चल रहा निकला है। बहू ने सारी मालूमात रखी हुई थी। अहमद खामोश सा हो गया। हाँ, लेकिन न जाने क्यों अब्बा जान को हमारी हालत नज़र नहीं आती। इतने जालिम और संगदिल माँ बाप मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। वो रो पड़ने के करीब था। इसे अपने वजूद से घिन सी आ रही थी। इसे अच्छी तरह पता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसके साथ चपक चपक कर बैठने वाले गंदे मैले हौलिये वाले अफराद के साथ रहते रहते अब इसकी शख्सियत भी वैसी ही होती जा रही थी। इसे अपने आप में से बू आने लगी थी। वो बार बार बातें करते हुए सर खुजाता। शायद इसके सर में जुएं भी पड़ गई थीं। तभी दरवाज़ा खुला और ज़ुबैर और शबीर अंदर दाखिल हुए। इन दोनों के चेहरे पर ज़माने भर की थकन थी और बाल अभी से ही सफ़ेद होने लगे थे। फौजिया फौजिया, खाना ले आओ, सख्त भूख लगी है। शबीर कुर्सी पर डाइनिंग के से अंदाज में बैठते हुए बोला। डाइनिंग टेबल तो कब का बिक चुका था। अब सब दस्तरखान पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। खाना ले आती हूँ, आप कपड़े बदल लें, फौजिया ने कहा, लेकिन शबीर अपनी जगह से नहीं हिला। हाँ, ज़ुबैर अलबत्ता जाके हाथ मुंह धो आया था। ये क्या यार, आज फिर इतनी पतली सी दाल बना ली है? 2 दिन से यही दाल खा रहे हैं, आज तो कुछ अच्छा बना लेती। शबीर बोला और इसके लहजे में बेबसी थी। आपकी तनख्वाह ख़त्म हुए तो 15 दिन गुजर चुके हैं। ये तो अहमद भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे, इनके घर चल रहा है। ज़ुबैर भी तनख्वाह से ज़्यादा तरबल भर देता है। ऐसे में अब रोज़ाना दाल ही पकेगी जब तक नई तनख्वाह नहीं आ जाती। फौजी ने तलख लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। मैं मेके जा रही हूँ, चंद दिन के लिए वहीं पर रहूँगी। बच्चों ने बच्चे अपने पास रख लें, ये वहाँ पर उल्टी सीधी फरमाइशें करते हैं। मेरे वालिदैन ने ठेका नहीं ले रखा कि इनकी ज़िद्दें पूरी करते रहें। वो अंदर से अपना बैग तैयार करके बाहर ले आई। शबीर हक्का बक्का रह गया। तुमने मेके जाने की तैयारी कब की? वो हैरान था। बीवी ने न जाने कहाँ से नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया। लिपस्टिक भी लगा रखी थी और अच्छे से तैयार भी हुई। मेरा कज़न अमेरिका से आया है और वो मुझे लेने आया है। मैं इसीलिए तैयार हूँ, बस आपको इतला दे रही हूँ। इसके लहजे में रूखापन था। वो छोटे बच्चे घर में ही न जाने कहाँ खेल रहे थे। ज़ुबैर देखता का देखता रह गया। एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर रुकी और इसकी बीवी गाड़ी में बैठकर चली गई। शबीर ने बेख्तियार अपना सर झुका लिया। गिरती हुई माली हैसियत ने तो घर वालों की आंखों में इनकी हैसियत ही ख़त्म कर दी थी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने गले से पतली दाल हलक से उतारनी शुरू की। इसी लम्हे दरवाज़ा बजा। ज़ुबैर झुंझलाता हुआ उठा और इसने दरवाज़ा खोला। अंकल, ये सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में पकड़े खड़ा था। ज़ुबैर ने हैरत से वो ट्रे देखा। खुले दरवाजे में नफीसा बेगम खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने ज़ुबैर को ट्रे पकड़े देखा, वो फ़ौरन इसे अंदर गुम हो गई। ज़ुबैर को हैरत का एक झटका लगा। माँ बाप ने तो अरसा हुआ इनकी खैरियत पूछना ही छोड़ दी थी, तो फिर आज माँ ने खाना कैसे भेजा था? वो हैरत से ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब बैठे हुए थे। अम्मा जान ने ये खाना भेजा है। सब के सब यकदम ऐसे हो गए जैसे किसी ने नई ज़िंदगी फूंक दी हो। ट्रे में कई किस्म की डिशेस मौजूद थीं। बकरे का गोश्त, बिरयानी, कढ़ाई, सलाद और रायता और मीठा। यूँ लगता था जैसे नफीसा बेगम ने किसी दावत में से हिस्सा निकाल कर अपने बच्चों के लिए भेजा है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे।
अम्मा का दिल नरम हो गया है। चलो सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में मौजूद खाना खाकर वो सब भी नफीसा बेगम के घर के सामने आन खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे इंतहा दर्जे के गरीब हों। मुलाजिम इन्हें पहचानता था, इसलिए नज़रें चुरा गया। मैं पहले बीबी जान से पूछ कर आता हूँ कि आप लोगों को अंदर आने देना है या नहीं। वो अंदर मुड़ने लगा। अहमद और दूसरे दोनों भाई इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। आज शायद वाकई नफीसा बेगम का दिल नरम हो गया था। अहमद लपक कर घर में दाखिल हुआ। शानदार कोठी थी जिसके हर कोने से अमीरी छलक रही थी। नफीसा बेगम सामने ही शानदार से सोफे पर बैठी थी। उन्होंने कीमती ब्रांड का जोड़ा पहन रखा था। कानों में चमकते सोने के झुमके इनकी बहू ने दूर से ही देख लिए थे। सबके कदमों में तेजी आ गई। नफीसा बेगम ने भी इन्हें आते हुए देख लिया था। इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह खामोशी से दाएं जानिब रखी। अहमद जाते ही माँ के कदमों से लिपट गया। शबीर और ज़ुबैर ने भी वही किया। अम्मा हमें माफ़ कर दें। अम्मा जान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप दोनों का ख्याल नहीं किया, लेकिन खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। हम अब आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। अहमद गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। नफीसा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ थी, बच्चों के बगैर इतने अरसे से किस तरह रह रही थी, यो तो इनका अपना दिल ही जानता था। बच्चे दादी दादी करते इनसे लिपट रहे थे। अपने बच्चों को शायद वो माफ़ ना करती, लेकिन पोते और पोतियों की शक्लें देखते ही वो सब कुछ भूल सी गई। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। इस घर में तुम लोग उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें माफ़ न कर दे, और वो तुम लोगों के मुतालिक कुछ नहीं सुनते। नफीसा बेगम ने बेबस लहजे में कहा, और ऐन उसी लम्हे दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रोते हुए अहमद ने अपनी आंखें साफ की। ज़ुबैर और शबीर भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से सादिक साहब अंदर दाखिल हो रहे थे। बेदाग सफ़ेद रंग के कुर्ते शलवार में इनकी शख्सियत बारोब लग रही थी। तीनों बेटे बेख्तियार ही एकदम पीछे हट गए, क्योंकि सादिक साहब के चेहरे पर गुस्सा नज़र आ रहा था। इन तीनों को यहाँ पर आने की जरूरत कैसे हुई? नफीसा, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि इन्होंने मुझे अपने घर से किस तरह निकाला था? आज मेरे घर में ये क्यों आए हैं? सादिक साहब गुस्से से बोले, लेकिन इनकी आवाज़ गम के मारे लड़खड़ा रही थी। अचानक ही नफीसा बेगम उठ खड़ी हुई। बस करें सादिक साहब, मैं अपने बच्चों से इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दे दी है। अगर आपने सऊदीया में कुछ वक्त परेशानी में गुजारा तो आज इसका अजाला भी हो चुका है। अब अपने बच्चों पर रहम खाएं। इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। रोज़ रोज़ के धक्के खाकर इन तीनों की हालत देखें। वक्त से पहले बूढ़े नज़र आने लगे हैं मेरे बच्चे। अब मेरे घर के दरवाजे मेरे बच्चों पर बंद ना करें। आखिर मैं नफीसा बेगम की आवाज़ इल्तिजाइया सी हो गई। सादिक साहब जैसे खामोश से हो गए। अहमद ने ज़ुबैर और शबीर दोनों को इशारा किया और लपक कर बाप के पैर पकड़ लिए और घबरा से गए। अब वो हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ नहीं करते। शबीर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सादिक साहब चंद लम्हे तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर ये हकीकत थी कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत होती है जितनी कि माँ को। आखिरकार वो जैसे थक से गए। इनके कांपते हाथों ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा तो तीनों बेटे यकदम उठ खड़े हुए। इनके चेहरे खुशी के मारे खिल उठे थे। जाओ अपना सामान उठाकर ले आओ। अब तुम लोगों की गुर्बत में जीने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है। सादिक साहब की आवाज़ सुनकर यूँ लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दा जान में रूह फोंक दी हो। मगर ये शबीर के बच्चे इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हैं? फौजिया साथ क्यों नहीं आई? माहौल थोड़ा खुशगवार हुआ तो नफीसा बेगम ने नोटिस कर ही लिया। बच्चे बेचैन होकर बार बार बाप के पास आ रहे थे और माँ का नाम ले रहे थे। शबीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शायद वो घरेलू हालात से तंग हो गई थी। अम्मा इसीलिए अपनी माँ के घर चली गई है। आप फिक्र मत करें, मैं उसे वापस ले आऊँगा, शबीर ने कहा। नफीसा बेगम ने सर हिला दिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अहमद, ज़ुबैर और शबीर अपने घर के तमाम ज़रूरी सामान उठाकर ले आए। सामान बचा ही कितना था, कीमती सामान तो पहले ही फ़रोख्त हो चुका था। अहमद ने अगले दिन टूटे फूटे पुराने मकान के ऊपर बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा दिया।
इसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। नफीसा बेगम के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। सादिक साहब किसी चीज़ की कमी न होने देते। दिन में कई के पकवान पकते थे। मुलाजमों की एक भारी फौज थी जो कोठी के अंदर हर वक्त काम करती थी। सादिक साहब ने अहमद, जुबैर और शबीर को नौकरियां छोड़ने का ना कहा, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपने अपने इस्तीफ़ा जमा करवाए और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब सादिक साहब अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार सामने ही खड़े थे। सादिक साहब को फ़ौरन समझ आ गई कि बच्चे इनके साथ कारोबार में हिस्सा डालना चाहते हैं। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। अब्बा जान, आप ऐसा कीजिएगा, फाइनेंस का हिस्सा मेरे खाते में डाल दें। मुझे वैसे ही बड़ा तजर्बा है फाइनेंस को देखने का। अहमद मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। सादिक साहब भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे ही अब बूढ़ा हो गया हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के मामला ज़रा ध्यान से रखना। कहीं पर एक रुपए की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब ख़राब हो जाता है। अहमद ने सर हिला दिया। इस रोज़ वो तीनों सादिक साहब के साथ काम पर चले गए। नफीसा बेगम की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आई थीं और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड जोड़ों को हैरत भरी निगाहों से देख रही थीं। अहमद की बीवी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकल आई। बहू बेगम, ज़रा मुझे एक कप चाय तो बना दो। नफीसा बेगम ने हाथ में पकड़ी जाए नमाज को टेबल पर रखते हुए कहा। बड़ी बहू ने एक नज़र अपने नए जोड़े और ताज़ा लगे हुए नील पैंट को देखा। मैं इनके लिए जाकर चाय बनाऊं, सारी तैयारी ख़राब हो जाएगी। किचन की गर्मी में इसने झुंझलाते हुए सोचा, मगर सास से फ़िलहाल बिगाड़ भी नहीं सकती थी। अम्मा जान, अभी बनाकर लाती हूँ। वो मुस्कुराती हुई किचन में गई। सामने मुलाजमा किचन की सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो और पहले अम्मा जान के लिए चाय बनाओ, इसने मुलाजमा को हुक्म दिया और सर पर खड़ी रही। चाय बनवाकर इसने मुलाजमा के हाथ चाय नफीसा बेगम के लिए भेज दी, क्योंकि इसके मेके से कॉल आ रही थी। दिन खामोशी से गुजरने लगे। नफीसा बेगम की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। इन्होंने बखुशी घर का तमाम इंतज़ाम बहू के हाथ में दे दिया। उस शाम सभी लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे। जब दरवाजे से शबीर अंदर दाखिल हुआ, इसके साथ फौजिया भी थी। वो इसे हल्की हल्की आवाज़ में कोई समझाते हुए ला रहा था। फौजिया के चेहरे पर शदीद बरहमी के तासुरात थे, मगर जब इसने कोठी के अंदर की अमीरी को देखा तो यकदम मुतमिन सी हो गई। इसने नफीसा बेगम सादिक साहब से यही कहा कि मेके में इसके वालिदैन कुछ बीमार थे, इसीलिए वो इतना अरसा वहाँ रुक गई। नफीसा बेगम को भला क्या एतराज़ हो सकता था। इन्होंने सर हिला दिया। इस रोज़ नाश्ते की टेबल पर सादिक साहब कुछ परेशान से थे। क्या हुआ, आप नाश्ता नहीं कर रहे? नफीसा बेगम ने पूछा। अहमद और बाकी दोनों बेटे आप थोड़ी देर से ऑफिस आ जाया करते थे, इसीलिए उस वक्त टेबल पर वो दोनों अकेले थे। पता नहीं नफीसा कोई समझ नहीं आ रहा, अकाउंट्स में मुसलसल गड़बड़ हो रही है। बड़ी बड़ी रकमें न जाने कहाँ चली जाती हैं। लेन देन के मामलात में पहले तो कभी इस तरह मसला नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। सादिक साहब परेशान थे। नफीसा बेगम चुप सी हो गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑफिस से फ़ोन आ गया जिसने पूरी कोठी के मकीनों को हिलाकर रख दिया। सादिक साहब को हार्ट अटैक हुआ। इनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से इन्हें शदीद सदमा पहुंचा। नफीसा बेगम के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे जा गिरा। अहमद अहमद, इन्होंने बेख्तियार आवाज़ दी। अंदर कमरे में बीवी के हाथ में सोने का कंगन पहना रहा था। अहमद यकदम चौंक गया। क्या हुआ अम्मा जान? इसने बेजार से अंदाज में आवाज़ लगाई, मगर नफीसा बेगम तो फूट फूट कर रो रही थी। मुलाजिम ही दौड़कर अहमद के पास आया। आपके ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके अब्बा जान को हार्ट अटैक आया है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। खबर ऐसी थी कि अहमद थोड़ा बौखला सा गया। वो जल्दी से बाहर निकल गया, मगर पीछे इसकी बीवी ने जल्दी से अहमद की दी हुई नोटों की बड़ी बड़ी गठियाँ फ़ौरन इसे अलमारी में संभाल दी थीं। दोनों बेटे भी जाकर बाहर आ गए। अरे अम्मा, आप रोना धोना तो बंद करें, हम अभी जा रहे हैं देखने के अब्बा को क्या हुआ है, शबीर ने बेजारी भरे अंदाज में कहा। नफीसा बेगम यकदम चुप सी हो गई। अभी अब्बा को कुछ नहीं हुआ, मरे नहीं हैं। वो जो आप इस तरह से आंसू बहा रही हैं,
बड़ी बहू ने नखुवत से कहा। सादिक साहब अभी सिर्फ अस्पताल में पहुंचे कि घर वालों के तेवर दोबारा से बदलने लगे। नफीसा बेगम खामोश सी हो गई। बच्चे अस्पताल चले गए, वो तो बेचैनी से टहलने लगी। शाम के वक्त अहमद और शबीर ने फ़ोन करके इन्हें बताया कि सादिक साहब अभी आईसीयू में हैं। इनके दिल के कई वाल्व्स बंद हैं और शदीद टेंशन की वजह से इनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर्स इनकी हालत को ख़तरे से बाहर करार नहीं दे रहे। परेशानी की एक और लहर घर में दौड़ गई, मगर इस परेशानी का शिकार सिर्फ नफीसा बेगम थी। रात की तारीकी छाई तो गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अहमद, शबीर और ज़ुबैर तीनों ही वापस आ गए। वो बड़े खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ, तुम्हारे अब्बा ठीक हो गए क्या? नफीसा बेगम ने हैरत से इन्हें वापस आते देखा तो पूछ लिया। अरे नहीं अम्मा जान, भला अस्पताल में इतने दिन कहाँ रहा जाता है। अब्बा की तबीयत तो संभलने हुए काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप फिक्र ना करें, अंदर जाके सो जाएं। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ। अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा। दरअसल मुझे तो वहाँ सख्त बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। अहमद बेजारी से कहता वो अंदर चला गया। ज़ुबैर और शबीर भी अपने मोबाइल थामे अंदर कमरों में चले गए। थोड़ी देर के बाद शबीर बाहर निकला तो इसकी बेगम इसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? नफीसा का दिल होल कर रह गया। रात के 12 बज रहे थे कि अपने अब्बा को देखने जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ, इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। शबीर झुंझला गया। अम्मा और भी काम है दुनिया में। आइसक्रीम खिलाने ले जाकर जा रहा हूँ फौजिया को, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा को देखने आप सुबह चली जाइएगा। चढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। नफीसा बेगम का जी चाह वो फूट फूट कर रो दें। बच्चों को ये तेवर इन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि सादिक साहब को कुछ ना हो, मगर शायद अभी इनकी दुआएं कबूल होने का वक्त नहीं आया था। सादिक साहब को अगले दिन होश तो आ गया, मगर एंजियोग्राफी इसके बाद दिल में असिस्टेंट डालने के मरहले से गुजर कर इन्हें एक लंबे आराम की हिदायत कर दी गई। इन्हें ऑफिस और ऑफिस के कामों से दूर रहने की तलकीन की थी। खुद वो चंद दिनों में ही इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि बेड से नीचे कदम भी ना रख सकते थे। जिस रोज़ अस्पताल से घर आए, नफीसा बेगम बेहद खुश थी, मगर इन्हें घर लाने वाला इनका कोई बेटा नहीं बल्कि मुलाजमीन ही थे। अहमद ने फ़ोन करके कह दिया कि वो दफ्तर के मामलात की वजह से बहुत मसरूफ़ है और वैसे भी अम्मा जान अब्बा जान के ना होते हुए यहाँ का बॉस मैं ही होता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अहमद ने आराम से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। ना चाहते हुए भी नफीसा बेगम ने मुलाजमीन को इन्हें लाने का कह दिया और उस वक्त जब सादिक साहब अपने बेड पर लेटे हुए तीनों बेटों के मुताल्लिक पूछ रहे थे तो नफीसा बेगम बिल्कुल चुप सी हो गई। दिन गुजर गया, शाम उतर आई, लेकिन सादिक साहब के कमरे में कोई इनकी खैरियत मालूम करने नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की बाकायदा आवाज़ें आ रही थीं। सर मुलाजिम ही थे जो खाने पीने और अद्वियात के लिए पूछने सादिक साहब के कमरे में आ रहे थे। सादिक साहब की आंखें नम होने लगीं। 2 रोज़ इसी तरह गुजर गए। एक दिन नफीसा बेगम नमाज पढ़ कर उठी तो सादिक साहब इशारे से पानी मांग रहे थे। इन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, सादिक साहब के लिए पानी ले आओ। मुलाजमा तक इनकी आवाज़ पहुंच गई। वो पानी भरकर कमरे की जानिब आने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू निकली। ये क्या, तुम हर वक्त पानी और खाने कमरे से अंदर पहुंचाती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है? कहा तो था मेरी दोस्तें दावत पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। बड़ी बहनें पानी लेना हुआ तो खुद ही आकर ले लेंगी। बड़ी बहू के टोकने पर मुलाजमा शर्मिंदा सी होकर वापस किचन की जाने मुड़ गई। घर की तमाम इंतजामात अब बड़ी बहू के हाथ में था। मुलाजमों की तनख्वाहें भी अब वही दिया करती थी, इसलिए हुक्म भी इसी का ही चलना था। नफीसा बेगम हक्का बक्का रह गई तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था बेटे और बहू इनके घर शर्मिंदगी के बहस नहीं आए थे, बल्कि उन्हें यह दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके बाप और माँ के पास था। सादिक साहब बार बार पानी मांग रहे थे। नफीसा बेगम घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर उन तक ले गई।
उन्होंने सहारे से सादिक साहब को उठाकर पानी पिलाया तो तब भी अहमद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ स्याह रंग का कोट पहने एक वकील भी था। अहमद इससे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, बस ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, जल्दी कागजात पर दस्तखत करवाएं। मेरे बहुत से काम फंसे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। अहमद मसरूफ़ से अंदाज में कहते हुए अंदर आया। अब्बा जान, थोड़े से सीधे हो जाएं, आपको कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। अहमद ने कहा तो सादिक साहब यकदम चौंक से गए। किस किस्म के कागजात पर दस्तखत करने हैं? उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा। अहमद ने यकदम अपना सर उठाया। अब आप बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किन कागजात पर दस्तखत करवा रहा हूँ। छोड़ भी दें अब इस दुनिया और इस माल की जान, क्या कब्र में अपने साथ लेकर जाएंगे आप? जल्दी से इन कागजात पर दस्तखत करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो और मैं इसको ठीक तरीके से चलाऊं। न जाने आपने कैसे कैसे मुलाजिम भर्ती कर रखे हैं, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क कर रखा है। ऊपर से आप न जाने लाखों रुपए हर महीने फलाई इदारों में क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है कि हमने यतीम खानों को पालने का। आपकी बेवकूफ़ियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप चुप करके इन कागजात पर दस्तखत कर दें और हमारी जान छोड़ें। अहमद के आखिरी जुमले पर यकदम कमरे में सन्नाटा छा गया। सादिक साहब के हलक से कोई आवाज़ ना निकली, मगर नफीसा बेगम को शदीद गुस्सा आ गया। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने बाप से? देख नहीं रहे कि वो पहले किस कदर बीमार हैं और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है, तुम लोगों में से किसी की नहीं? नफीसा बेगम ने बमुश्किल अपने ऊपर जब्त करते हुए अहमद को कहा। अहमद सीधा हुआ। तो ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। ज़ुबैर और शबीर से भी कहता हूँ कि वो भी नहीं जाते, फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह आपके घर का निज़ाम चलता है। यह तो बिस्तर पर पड़े हैं, आप जाकर बैठ जाइएगा फैक्ट्री में। 2 वक्त की रोटी के लाले ना पड़े तो आप लोगों को तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अहमद को जैसे शदीद तैश आ चुका था। नफीसा बेगम गंग सी हो गई। वो इस कदर बदतमीजी से बात कर रहा था कि इनसे जवाब ही ना दिया गया। सादिक साहब ने हाथ उठाकर मना कर दिया। उस वकील से कहो यहाँ से चला जाए, मेरा अपना वकील मौजूद है, आज शाम मैं आप उसे बुला लूँगा। जो कागजात दस्तखत करवाने हैं इसकी मौजूदगी में ही होंगे, सादिक साहब ने कहा। अहमद के चेहरे पर खुशी फैल गई। तो आखिर अब्बा जान मान गए फैक्ट्री इसके नाम करने को। इससे भला वकील को भेजने में क्या एतराज़ हो सकता था। जल्दी से इसे पकड़कर बाहर ले गया। सादिक साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। नफीसा बेगम भी खामोश हो गई। शायद इन्होंने बच्चों को वापस इजाज़त देकर गलती की थी। बाहर बड़ा जोशो खरोश वाला माहौल फैल गया था। सभी को पता चल गया था कि आज शाम में सादिक साहब घर और फैक्ट्री के तमाम कागजात इनके नाम करने वाले हैं। अब यह दौलत इनकी होने वाली थी। सभी एक दूसरे के साथ लंबे लंबे प्लान्स बना रहे थे। सबसे पहले तुर्की जाएंगे, मुझे तुर्की जाने का बहुत शौक़ है, बड़ी वो इतराती हुई कह रही थी, जबकि फौजिया भी अपने नाखूनों पर लगा नील पैंट खुश करते हुए शबीर की जाने मुस्कुरा के देख रही थी, जिसे चंद दिन पहले वो खुद छोड़कर गई थी। न जाने दिन का बाकी हिस्सा उन्होंने किस तरह काटा। शाम हुई तो सभी बेताबी से लॉन्च में टहलने लगे। अंदर लेटे हुए सादिक साहब ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन पर अपने वकील से रब्ता कर लिया और इन्हें घर आने का कह दिया। जिस वक्त रात की तारीकी फैलने लगी, वकील घर के अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा ही इंतज़ार करवाया। अहमद लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील संजीदगी से सादिक साहब के कमरे की जानिब बढ़ता चला गया। सब घर वालों को बुलाकर ले आओ। नफीसा, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ कि कुछ हो, वो इनके सामने हो। सादिक साहब की बात पर शबीर यकदम उठा। अरे अम्मा, आप क्यों जा रही हैं? रुक जाएं, मैं खुद ही बुलाकर ले आता हूँ। शबीर लपक कर बहर गया। जो अक्का दुक्का अफराद बच्चे थे, इन्हें भी घसीट कर कमरे में ले आया। वकील साहब, ये रहे कागजात, मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख लें, कहाँ कहाँ अब्बा के साइन करवाने हैं और करवा दीजिए। अहमद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की जानिब बढ़ाई। किसी कागजात की कोई ज़रूरत नहीं है, सादिक साहब ने पहले ही तमाम कागजात बनवा कर रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया ही सिर्फ इसलिए है
کہ मैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने पेश कर दूं। वकील साहब ने सख्त लहजे में कहा। अहमद समात तमाम उठे। क्या अब्बा ने पहले ही सब चीज़ें हमारे नाम ही पर कर दी हैं? मेरे नाम पर क्या किया है? मुझे तो ये घर चाहिए, शुरू से मुझे ये कोठी बहुत बड़ी पसंद है। शबीर ने खुशी से चहकते हुए कहा, अरे ऐसे ही ये कोठी तुम ले लोगे? हमारा भी हिस्सा है इस घर में। तुमसे अपनी बीवी तो संभाली नहीं जाती, ये कोठी क्या खाक संभालोगे? जुबैर अचानक चिल्लाकर बोला, अरे बाबा ले लो, ये कोठी तुम लोग, लेकिन फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी क्योंकि इसका तमाम इंतज़ाम मैं संभालता हूँ। अहमद ने इत्मीनान से कहा। कमरे में अचानक जैसे बाजार सा खुल गया। अच्छी तरह पता है आप कितना कारोबार संभालते हैं अहमद भाई, मैंने खुद देखा है। आप अकाउंट्स में घपले करते हैं और बड़ी बड़ी रकमें लाकर भाभी को देते रहते हैं, इसीलिए तो आपने डीएचए में अपना एक प्लाट भी ले लिया है। आप छुप छुप कर आकर अब्बा की दौलत और जायदाद पर कब्जा करने चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब्बा की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी। जुबैर अचानक चिल्ला उठा। सादिक साहब खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, खामोश हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया। जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो सादिक साहब एक दफ़ा तबीयत ख़राब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के मुताबिक ये तमाम घर और फैक्ट्रियाँ नफीसा बेगम के नाम पर हैं। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जायदाद की मुंतकिली होगी, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इस फैक्ट्री और घर में से आप एक ईंट तक उठाकर अपने नाम नहीं कर सकते, बल्कि अगर वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो अभी और इसी वक्त निकाल सकती हैं। आपका इस घर में कोई इख्तियार नहीं। वकील ने फर वसीयत पढ़कर सुना दी। अहमद समेत सबको सांप सूंघ गया। ये सब किया है अब्बा आपने, हमारे नाम पर कुछ नहीं रखा। अहमद चिल्ला उठा। सादिक साहब मुस्कराए। तुम जैसे आस्तीन के सांपों को पहले ही अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की मोहलत दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ में छुरी घोंपने लगे। उस रोज़ मैंने तुम्हारे यगबन का रिकॉर्ड देख लिया था, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। मैं चंद दिनों में सेहतयाब हो जाऊंगा तो अपना कारोबार खुद देख लूँगा। तब तक मेरा बेहतरीन दोस्त शराजी मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। सादिक साहब ने बामुश्किल अपना जुमला मुकम्मल किया। अहमद की बीवी ने पैर पटक कर देखा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। बिला वजह मेरे वालिदैन के घर से मुझे लेकर आए, अब मैं दोबारा वहाँ जा रही हूँ। मेरा अमेरिका पलट कज़न मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे तुम जैसे टट पोचिए के साथ नहीं रहना। पालू अब अपने बच्चे खुद ही। मुझे तो यहाँ ये कह कर लाए थे कि अम्मा अब्बा को बेवकूफ़ बनाकर चंद ही दिनों में यह मकान अपने नाम करवा लोगे, और क्या मिला तुम्हें? फूटी कोड़ी। पैर पटकते हुए अहमद की बीवी फौजिया कमरे से निकलती चली गई। शबीर भी बौखला गया, मगर अब सादिक साहब और नफीसा बेगम इन तीनों पर कोई रहम नहीं खाने वाले थे। मुलाजमीन ने सादिक साहब से हुक्म पर इन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। गनीमत था कि सामने वाला घर अभी तक फरोख्त नहीं हुआ था। शानदार ज़िंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से अहमद और दोनों भाई जिस वक्त अपने पुराने घर में दाखिल हुए, गर्द और मिट्टी ने इनका इस्तकबाल किया। सादिक साहब अपने घर में फूट फूट कर रो दिए। ये सच है कि लालच का पेट कभी नहीं भरता। ये इस कहानी का पार्ट 2 था। अपने बीवी बच्चों समेत अपने वालिदैन का भी ख्याल रखा करें कि आज जिस तरह आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे, कल को आपके साथ वैसा ही होगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।